भारत की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सतह पर दिखाई देने वाली तस्वीर और जमीन के नीचे चल रही हलचल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आती हैं। जो लोग केवल चुनावी नतीजों को देखकर राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं वे शायद उस गहरी प्रक्रिया को नहीं देख पा रहे हैं जो धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र के भीतर आकार ले रही है। आज अगर भारतीय राजनीति को ध्यान से देखा जाए तो एक बेहद दिलचस्प और असाधारण स्थिति सामने आती है। देश की राजनीति में चेहरों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन प्रभाव के स्तर पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे पूरी राजनीति दो ध्रुवों के बीच सिमटती जा रही है। एक तरफ सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ विपक्ष का वह चेहरा जिसे लगातार चुनौती दी गई, लगातार निशाना बनाया गया, लेकिन जो तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की केंद्रीय धुरी बना हुआ है, राहुल गांधी। इन दोनों चेहरों के बीच ही आज भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमें उस पूरी यात्रा को समझना होगा जिसने भारतीय राजनीति को यहाँ तक पहुंचाया। एक समय था जब भारतीय राजनीति केवल दिल्ली से तय नहीं होती थी। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे नेता मौजूद थे जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान थी, अपना जनाधार था और अपनी शक्ति थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक, महाराष्ट्र में शरद पवार, बिहार में नीतीश कुमार, तमिलनाडु में स्टालिन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तेलंगाना में केसीआर और भी कई नाम। ये सभी नेता अपने अपने राज्यों में ऐसे स्तंभ माने जाते थे जिनकी राजनीतिक शक्ति केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर सकती। 2014 से पहले भारत की राजनीति का ढांचा ही ऐसा था कि क्षेत्रीय दल और उनके नेता राष्ट्रीय सत्ता की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। लेकिन 2014 के बाद परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति को अपने इर्द गिर्द केंद्रित किया, उसने धीरे धीरे क्षेत्रीय नेतृत्व की चमक को कम करना शुरू कर दिया। जो नेता कभी राष्ट्रीय राजनीति के किंग मेकर माने जाते थे वे धीरे धीरे अपने अपने राज्यों तक सीमित होते चले गए। कुछ चुनाव हार गए, कुछ अपनी पार्टी के भीतर कमजोर पड़ गए, कुछ उम्र और स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझने लगे, और कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरणों में फंस गए जहां उनकी पुरानी ताकत काम नहीं आई। धीरे धीरे विपक्ष की कतार में एक बड़ा खालीपन पैदा होने लगा, और यही वह शून्यता है जिसने आज भारतीय राजनीति को दो बड़े चेहरे तक सीमित कर दिया है। यह सवाल अब केवल राजनीतिक बहस नहीं रह गया है, यह एक वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति बनती जा रही, क्योंकि जब एक एक करके क्षेत्रीय राजनेताओं की चमक कम होती गई तब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा बचा जो पूरे देश में भाजपा और नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश कर सके। यही राहुल गांधी का नाम सब सामने आता है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का राजनीतिक सफर सीधा नहीं रहा। उनकी आलोचना हुई, उनका उपहास भी हुआ, उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद आज स्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के सामने विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा वही दिखाई देता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की राजनीतिक प्रक्रिया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगातार जनता के बीच मौजूदगी, संसद में आक्रामक भूमिका, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का केंद्र में पेश करने की क्षमता, और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष का लगातार
प्रदर्शन। यही वह तत्व है जिसने राहुल गांधी के राजनीतिक छवि को बदलना शुरू किया। लेकिन केवल विपक्ष की स्थिति बदलने से राजनीति नहीं बदलती। राजनीति तब बदलती है जब सत्ता के भीतर भी संकट दिखाई देने लगे। और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने सरकार के गवर्नेंस मॉडल पर सवाल खड़ा किए। नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतें, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर असंतोष, महंगाई को लेकर चिंता, इन सभी मुद्दों ने मिलकर एक नया राजनीतिक वातावरण तैयार किया। विशेष रूप से युवा वर्ग के भीतर एक बेचैनी दिखाई देने लगी। जब लाखों छात्र वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं और फिर परीक्षा प्रक्रिया पर इस सवाल खड़े हो जाते हैं, तब केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, पूरी व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है। और जब भरोसा प्रभावित होता है तब राजनीति भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि नीट विवाद केवल एक शैक्षणिक मुद्दा नहीं रहा, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, एक प्रशासनिक मुद्दा बन गया और एक सामाजिक मुद्दा बन गया। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार हमेशा उनका गवर्नेंस मॉडल रहा है। उनकी छवि ऐसे नेता की रही जिसने प्रशासनिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और विकास के एजेंडे को केंद्र में रखा। लेकिन राजनीति में सबसे कठिन चुनौती वही होती है जब आपकी सबसे बड़ी ताकत पर ही सवाल उठने लगे। आज विपक्ष यही करने की कोशिश कर रहा है। यह स्थापित करना चाहता है कि देश की आर्थिक चुनौतियां, युवाओं की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था के संकट और रोजगार का प्रश्न केवल अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि ये एक बड़े प्रशासनिक संकट के संकेत। और यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार युवाओं, छात्रों, मजदूरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के बीच संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति केवल संसद में नहीं बनती, राजनीति समाज के भीतर बनती है। और जो नेता समाज की बेचैनी को सबसे पहले समझ लेता है, वही भविष्य की राजनीति का आधार तैयार करता है। यहीं से भारतीय राजनीति की अगली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें केवल चुनाव नहीं होंगे, केवल सीटों की गणना नहीं होगी, बल्कि यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में भारत का राजनीतिक विमर्श किस दिशा में जाएगा। क्या राजनीति फिर से सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा और आर्थिक असमानता के सवालों की ओर लौटेगी, या फिर वही पुरानी ध्रुवीकरण की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। क्या राहुल गांधी वास्तव में विपक्ष को एक नई दिशा देने में सफल होंगे, या भाजपा अपनी संगठनात्मक शक्ति और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सहारे एक बार फिर राजनीतिक बढ़त बनाए रखेगी। इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति की अगली लड़ाई शुरू हो चुकी है और उसकी पटकथा शायद अभी से लिखी जा रही है। दोस्तों, अगर भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को समझना है तो केवल चुनावी आंकड़ों को देखना पर्याप्त नहीं होगा। हमें उन सवालों को समझना होगा जो धीरे धीरे समाज के भीतर जमा होते हैं, फिर असंतोष में बदलते हैं और अंततः राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार करते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा नियम है कि जनता तब तक सत्ता को स्वीकार करती रहती है जब तक उसे लगता है कि व्यवस्था उसके लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होने लगता है, राजनीति का पूरा संतुलन बदलने लगता है।
और यही वह बिंदु है जहां आज भारत खड़ा दिखाई देता है। देश में हर वर्ष लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी बचत खर्च कर देते हैं। कई छात्र वर्षों तक कोचिंग संस्थानों में मेहनत करते हैं। कई युवा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष केवल एक परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। ऐसे में जब परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा होता है तो उसका असर केवल परिणामों तक सीमित नहीं रहता, प्रभाव उससे कहीं गहरा होता है, क्योंकि यहाँ सवाल केवल अंकों का नहीं होता, सवाल भरोसे का होता है। अगर छात्र को यह लगने लगे कि मेहनत और परिणाम के बीच की कड़ी कमजोर पड़ रही है तो व्यवस्था का विश्वास डगमगाने लगता है। और जब लाखों युवाओं के भीतर एक साथ यह भावना पैदा होती है तब उसका राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि विपक्ष ने शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे को केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि गवर्नेंस की चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश की। उनका तर्क यह रहा कि यदि देश के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर बार बार सवाल उठते हैं तो यह व्यवस्था की क्षमता पर भी प्रश्न खड़ा करता है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष यह रहा कि अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन राजनीति में अक्सर तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है जनता का अनुभव, और यही कारण है कि नीट का विवाद युवाओं के राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हर वर्ष लाखों नए युवक रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके सपने हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां भी हैं। रोजगार का सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं का सब दबाव, नौकरियों की सीमित उपलब्धता और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा। युवाओं का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि अक्सर अवसरों की तुलना में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है। यहीं से असंतोष जन्म लेता है और यही असंतोष किसी भी राजनीतिक परिवर्तन की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हुआ तब तब राजनीति में करवट हुई। इसलिए आज के राजनीति में युवा केवल वोटर नहीं, वे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं। राजनीति में आर्थिक प्रश्न हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अंततः आम नागरिक की सबसे बड़ी चिंता उसकी आय, रोजगार और जीवन यापन से जुड़ी होती है। सरकार लगातार यह कहती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ, डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी, विदेशी निवेश आया, भारत वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह एक पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच रहा है या नहीं। क्या रोजगार सृजन विकास की गति के अनुरूप हो रहा है? क्या छोटे व्यापारी और मध्यम उद्योग उतने ही मजबूत हुए हैं जितने बड़े कॉरपोरेट समूह? क्या ग्रामीण भारत की आय अपेक्षित गति से बढ़ी है? क्या युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिल रहे हैं? यही वे प्रश्न है जो आर्थिक बहस को राजनीतिक बहस में बदल देते हैं।
राहुल गांधी के राजनीति का एक प्रमुख विषय पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानता रहा है। वे लगातार यह तर्क देते रहे कि देश की आर्थिक संरचनाओं में बड़े कॉरपोरेट समूहों का प्रभाव बढ़ता गया। उनका कहना है कि आर्थिक संसाधनों और अवसरों का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा समूहों के पास केंद्रित होता जा रहा है। भाजपा और सरकार इस आरोप को खारिज करती रही है। सरकार का तर्क है कि बड़े निवेश, बड़े उद्योग और बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट ही विकास को गति देते हैं। उनके अनुसार कॉरपोरेट निवेश से रोजगार पैदा होते हैं, उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह बहस लगातार जारी है। एक पक्ष इसे विकास का मॉडल मानता है, दूसरा पक्ष इसे असमानता का मॉडल कहता है। और यही बहस आने वाले वर्षों में और तेज होने की संभावना है। यदि राहुल गांधी के राजनीति को पिछले 10 वर्षों के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले उनकी राजनीति मुख्यतः चुनावी मंचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब उनका तरीका अलग दिखाई देता है। वे किसानों के बीच जाते हैं, मजदूरों से बातचीत करते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, ट्रक चालकों के साथ यात्रा करते हैं, रेहड़ी पटरी वालों से मिलते हैं, ऑटो चालकों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। इस शैली का राजनीतिक संदेश बहुत स्पष्ट है। वह यह दिखाने की कोशिश है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, राजनीति समाज के अलग अलग वर्गों के अनुभवों को समझने की प्रक्रिया भी। यही कारण है कि उनकी यात्राओं और संवाद कार्यक्रमों को कांग्रेस एक राजनीतिक अभियान से अधिक सामाजिक संपर्क अभियान के रूप में प्रस्तुत करती है। जब राहुल गांधी दिल्ली में ऑटो चालकों के बीच बैठकर बातचीत करते हैं तो वह दृश्य केवल एक फोटो अवसर नहीं होता, उसके पीछे एक राजनीतिक संदेश छिपा होता है। वह संदेश कि भविष्य के राजनीतिक उन वर्गों के इर्द गिर्द बनाई जाए जो आर्थिक बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। ऑटो चालक, डिलीवरी कर्मी, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, युवा नौकरी तलाशने वाले, ये सभी वर्ग भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही वर्ग आने वाले समय में राजनीतिक रूप से निर्णायक भी साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संपर्क का नैरेटिव। वे लगातार यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनके पास सत्ता नहीं है, लेकिन वे संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा यह संदेश देती है कि उसके पास शासन का अनुभव है और वह स्थिरता प्रदान कर सकती है। यानी एक तरफ संघर्ष का नैरेटिव है, दूसरी तरफ स्थिरता और प्रशासन का नैरेटिव। 2029 की राजनीति संभवतः इन्हीं दो कथाओं के बीच तय होगी। क्या भारत में एक नया राजनीतिक परिवर्तन आकार ले रहा है? क्या युवाओं की बेचैनी, आर्थिक बहस, शिक्षा व्यवस्था के सवाल और सामाजिक न्याय के रास्ते मिलकर एक नया राजनीतिक विमर्श तैयार कर रहे हैं? या फिर भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे, चुनावी रणनीति और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर राजनीतिक बढ़त बनाए रखेगी? इन सवालों का उत्तर अभी भविष्य में छिपा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति का अगला चरण केवल चुनावी गणित से तय नहीं होगा। उसे तय करेंगे वे प्रश्न
जो आज समाज के भीतर उठ रहे हैं। युवाओं के प्रश्न, रोजगार के प्रश्न, शिक्षा के प्रश्न, आर्थिक अवसरों के प्रश्न, और यही वे प्रश्न हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं जो उस समय सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में इतिहास उन्हें एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में दर्ज करता है। कई बार चुनाव परिणाम सुर्खियां बनाते हैं, कई बार बड़े भाषण चर्चा में रहते हैं, कई बार संसद के भीतर हुई बहस राजनीतिक दिशा तय करती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो बिना शोर शराबे के घटती है और फिर भी रास्ते की दिशा बदल देती है। कर्नाटक में हुआ सत्ता हस्तांतरण कुछ लोगों की नजर में ऐसी ही एक घटना है। पहली नजर में यह केवल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का मामला लग सकता है, लेकिन यदि इसे व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके पीछे कई ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो आने वाले वर्षों की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास सत्ता संघर्षों से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बगावतें हुई, दल टूटे, सरकारें गिरी, विधायक रिसोर्ट्स में भेजे गए, राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठे, अदालतों तक राजनीतिक विवाद पहुंचे, कई बार एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए महीनों तक खींचतान चली, कई बार नेतृत्व परिवर्तन में पूरी पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसके समर्थक इसे एक अलग तरह के राजनीतिक घटना के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सत्ता परिवर्तन नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह परिवर्तन अपेक्षाकृत शांत तरीके से हुआ, कोई खुला विद्रोह नहीं, कोई सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई लंबे खींचतान नहीं, और यही वजह है कि कांग्रेस समर्थक इसे संगठनात्मक अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व के पकड़ के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, या वह अपने संगठन की संरचना को भी नए तरीके से गढ़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पिछले एक दशक में कांग्रेस की सबसे बड़ी आलोचना यही रही कि पार्टी के पास स्पष्ट संगठनात्मक दिशा नहीं, राज्य इकाइयां अलग अलग दिशा में चलती दिखाई देती थी, स्थानीय नेताओं के बीच संघर्ष खुलकर सामने आते थे, निर्णय लेने की प्रक्रिया भी लगातार सवालों के घेरे में होते थे। लेकिन हाल के वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व यह संदेश देने की कोशिश करता दिखाई देता है कि पार्टी अब केवल व्यक्तियों के भरोसे नहीं चलेगी, संगठन व्यक्तियों से ऊपर होगा, पद से ऊपर पार्टी होगी, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर सामूहिक रणनीति हो। यही वह संदेश है जिसे कर्नाटक के घटनाक्रम के संदर्भ में कई राजनीतिक विश्लेषकों के अध्ययन की कोशिश रही। राहुल गांधी की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वे औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, फिर भी कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती। यही से उसकी राजनीतिक शैली का अंतर दिखाई देता है। पारंपरिक राजनीति में नेता अक्सर पद के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन राहुल गांधी के
मामले में उनके समर्थक यह तर्क देते हैं कि उनकी राजनीतिक भूमिका पद से नहीं बल्कि प्रभाव से निर्धारित होती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह प्रभाव और अधिक दिखाई देने लगा। यात्रा ने उन्हें केवल एक विपक्षी नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो लगातार जनता के बीच मौजूद रहता है। इसी कारण कांग्रेस के भीतर कई फैसले को भी अब राहुल गांधी की व्यापक राजनीतिक सोच से जोड़कर देखा जाता है। अब जरा विपक्ष की व्यापक तस्वीर पर नजर डालिए। एक समय था जब विपक्ष में कई मजबूत क्षेत्रीय नेता मौजूद थे। वे अपने अपने राज्यों में अजेय माने जाते थे, लेकिन राजनीति का पहिया घूमता है और पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दलों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहीं संगठन कमजोर हुआ, कहीं नेतृत्व संक्रमण की समस्या आई, कहीं चुनावी हार ने मनोबल तोड़ा, कहीं नई राजनीतिक शक्तियां उभर आई। परिणाम यह हुआ कि विपक्ष के भीतर राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व संकट गहराने लगा। यही वह शून्यता है जिसमें राहुल गांधी की भूमिका बड़ी होती चली गई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले ऐसा चेहरा बहुत कम दिखाई देता है जो लगातार पूरे देश में राजनीतिक विमर्श खड़ा कर सके। यह सवाल अब केवल सैद्धांतिक नहीं रहा, व्यावहारिक राजनीति में भी इनकी चर्चा बढ़ रही। कई क्षेत्रीय दलों ने वर्षों तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। कई दलों ने स्वयं को कांग्रेस का विकल्प बताया। कई नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन जब भाजपा जैसी विशाल संगठनात्मक शक्ति का सामना करने की बात आती है तब समीकरण बदलने लगते हैं। यहीं से विपक्षी एकता की बहस शुरू होती है और यहीं से कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका की चर्चा भी सामने आती है, क्योंकि चाहे कोई दल कांग्रेस से सहमत हो या असहमत, राष्ट्रीय स्तर पर उसके राजनीतिक वजन को पूरी तरह नजरअंदाज करना कठिन। राजनीति में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो भविष्य के बड़े चुनाव का संकेत बन जाते हैं। आने वाले वर्षों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्य, इन सभी चुनावों को केवल राज्य स्तरीय चुनाव मानना शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके परिणाम 2029 के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। यदि भाजपा इन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखती है तो 2029 के लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यदि विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करता है तो राष्ट्रीय राजनीति का मनोवैज्ञानिक संतुलन बदल सकता है और राजनीति में मनोवैज्ञानिक बढ़त कई बार वास्तविक बढ़त से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह प्रश्न भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। भाजपा आज एक विशाल संगठन है, उसका मजबूत कैडर है, उसका व्यापक चुनावी नेटवर्क है, उसकी कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में एक चर्चा अक्सर होती है, क्या भाजपा की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी है?
और यदि हाँ, तो भविष्य में नेतृत्व संक्रमण की प्रक्रिया कैसी होगी? भाजपा समर्थक मानते हैं कि पार्टी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं। वही आलोचक यह तर्क देते हैं कि वर्तमान राजनीतिक संरचना में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पार्टी की केंद्रीय धुरी बन चुकी है। यही बहस आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि राहुल गांधी की हालिया राजनीति को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, वे राजनीतिक विमर्श को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उनके भाषणों में बार बार कुछ विषय लौट कर आते हैं। रोजगार, आर्थिक असमानता, शिक्षा, सामाजिक न्याय, संविधान, संस्थाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक संरचनाएं। यह विषय केवल चुनावी मुद्दे नहीं, ये वे प्रश्न हैं जिनके माध्यम से एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जाता है। और राजनीति में नैरेटिव कई बार सीटों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम वास्तव में 2029 के राजनीति की शुरुआत देख रहे हैं? क्या कर्नाटक जैसी घटनाएं केवल प्रशासनिक फैसले हैं, या वह एक बड़ी संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा है? क्या राहुल गांधी केवल विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे हैं, या वे एक लंबी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या भाजपा अपनी वर्तमान ताकत को बरकरार रख पाएगी, या विपक्ष नई ऊर्जा के साथ चुनावी चुनौती पेश करेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय राजनीति एक नए संक्रमण काल में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा दौर जहां केवल चेहरे नहीं बदलेंगे, केवल सरकारें नहीं बदलेंगी, बल्कि संभव है कि राजनीतिक विमर्श की दिशा भी बदल जाए। और यदि ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में भारत के राजनीति का इतिहास एक नए अध्याय की शुरुआत दर्ज करेगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़े राजनीतिक परिवर्तन चुनाव के दिन नहीं होते, वे उससे कई वर्ष पहले शुरू हो जाते हैं। और शायद भारत आज उसी प्रक्रिया के बीच खड़ा है। दोस्तों, हर राजनीतिक दौर का एक शिखर होता है और हर शिखर के बाद एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अब आगे क्या? भारत की राजनीति आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने पिछले एक दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय की। एक ऐसा नेतृत्व है जिसने चुनावी राजनीति की लगभग हर परिभाषा को बदल दिया। एक ऐसा संगठन है जिसने बूथ से लेकर संसद तक अपनी पकड़ बनाई। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी बेचैनी भी दिखाई देती है जो केवल चुनावी आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती। वह बेचैनी युवाओं में, वह बेचैनी रोजगार को लेकर है, वह बेचैनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, वह बेचैनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमित अवसरों को लेकर। और इतिहास गवाह है, जब समाज के भीतर प्रश्न जमा होने लगते हैं तब राजनीति बदलने लगती है। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं होता, सबसे बड़ा संकट जनता की उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता हर चुनाव के साथ अपनी अपेक्षाएं बढ़ाती है। 2014 में लोगों ने बदलाव की उम्मीद की थी, 2019 में स्थिरता की उम्मीद की थी, 2024 में विकास और वैश्विक शक्ति बनने के सपने के आगे बढ़ने की उम्मीद की थी। लेकिन अब सवाल बदल रहे हैं। अब युवा पूछ रहा है कि मेरे लिए अवसर कहाँ है, अब छात्र पूछ रहा है मेरी मेहनत का मूल्य क्या है,
अब किसान पूछ रहा है मेरी आय का भविष्य क्या है। अब मध्यम वर्ग पूछ रहा है मेरे जीवन की लागत क्यों बढ़ रही है। और राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब सवाल बढ़ने लगते हैं और जवाब कम पड़ने लगते हैं। एक समय था जब विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई देता था। हर राज्य का नेता अपनी लड़ाई लड़ रहा था। हर क्षेत्रीय दल अपनी रणनीति बना रहा था। कांग्रेस अपनी सबसे कमजोर स्थिति से गुजर रही थी, लेकिन राजनीति का पहिया कभी स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे एक एक प्रक्रिया शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा, जन संवाद, सामाजिक न्याय की बहस, संविधान की चर्चा, युवाओं के मुद्दे, रोजगार का सवाल, इन सब ने मिलकर विपक्ष को एक नया राजनीतिक आधार देने की कोशिश की। यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि वह प्रयास, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अब केवल भाजपा विरोध की राजनीति नहीं करना चाहता, वह एक वैकल्पिक कथा गढ़ना चाहता है। राहुल गांधी के राजनीति को लेकर वर्षों तक बहस होती रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी रणनीति बदलती दिखाई दी। उन्होंने सत्ता की भाषा से अधिक संघर्ष की भाषा चुनी। उन्होंने मंचों से अधिक यात्राओं पर भरोसा किया। उन्होंने भाषणों से अधिक संवाद पर जोर दिया। उन्होंने केवल चुनावी मुद्दों की जगह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को केंद्र में रखा। उनके समर्थक इसे नई राजनीति कहते हैं, उनके आलोचक इसे नई राजनीतिक रणनीति कहते हैं। लेकिन दोनों पक्ष एक बात स्वीकार करते हैं, राहुल गांधी अब भारतीय राजनीति के केंद्र में मौजूद है। भाजपा की चुनौती विपक्ष नहीं है, भाजपा की चुनौती स्वयं भाजपा है। क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो जनता उससे अधिक अपेक्षाएं रखने लगती है। हर उपलब्धि सामान्य लगने लगती है और हर कमी बड़ी दिखाई देने लगती है। यही वह स्थिति है जहां भाजपा आज खड़ी दिखाई देती है। उसके पास संगठन है, उसके पास संसाधन है, उसके पास नेतृत्व है, लेकिन उसके सामने अब वही प्रश्न खड़े हैं जो कभी कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। क्या सत्ता के लंबे दौर के बाद जनता उसी ऊर्जा के साथ समर्थन जारी रखेगी? क्या नेतृत्व उभर पाएगा? क्या विकास की कहानी लोगों के दैनिक जीवन में महसूस होगी? यही प्रश्न भविष्य के राजनीति को तय करेंगे। भारतीय राजनीति में विचारधारा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, यह केवल अपना स्वरूप बदलती है। संघ और भाजपा का संबंध भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक तरफ शासन की व्यवहारिक चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ वैचारिक प्रतिबद्धताएं। जब तक दोनों के बीच संतुलन बना रहता है राजनीतिक संरचना मजबूत रहती है, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती हैं यह संतुलन भी परीक्षा में आता है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा विकास, शासन और विचारधारा के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो 2029 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, यह केवल मोदी बनाम राहुल भी नहीं है। यह असल में युद्ध तीन चीजों का है। पहला नैरेटिव का युद्ध, देश की कहानी कौन लिखेगा। दूसरा विश्वास का युद्ध, जनता किस पर भरोसा करेगी। और तीसरा भविष्य का युद्ध, देश किस दिशा में जाना चाहता है। यही तीन प्रश्न आने वाले वर्षों के राजनीति को आकार देंगे। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई सत्ता स्थायी नहीं होती, कोई विपक्ष अस्थायी नहीं होता, कोई राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होते। जो स्थितियां होती हैं वह जनता का निर्णय होता है। 1977 में जनता ने निर्णय लिया था, 1984 में निर्णय लिया था, 1991 में निर्णय लिया था, 2014 में निर्णय लिया था। और जब जब जनता ने निर्णय लिया राजनीति की पूरी दिशा बदल गई। इसलिए आज जो भी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वह अंतिम नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला अभी बाकी। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तरफ पिछले 10 वर्षों की राजनीतिक यात्रा है, दूसरी तरफ अगले 10 वर्षों की संभावना है।
एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ चुनौती है। एक तरफ उपलब्धियों का दावा है, दूसरी दूसरी तरफ बदलाव की मांग है, और इनके बीच खड़ा है भारत का नागरिक। वही नागरिक जो कभी किसान है, कभी छात्र है, कभी मजदूर है, कभी व्यापारी है, और कभी केवल एक मतदाता है। अंततः वही तय करेगा कि 2029 केवल एक चुनाव होगा या फिर भारतीय राष्ट्र के एक नए अध्याय की शुरुआत। क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शब्द किसी नेता का नहीं होता, अंतिम शब्द जनता का होता है, और भारत की अगली कहानी वही लिखेगी। अब दीजिए अजय महात्म को इजाजत, मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।